हेलो भाई लोग, तो आप लोग कैसे हो। आज हम लोग कूलम्स लॉ को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे कूलम्स लॉ का पहला पार्ट, इसके बाद में आपका सुपरपोजिशन, वेक्टर फॉर्म भी आने वाला है और उसके बाद में बहुत सारे जेईई और नीट के क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं। ठीक है, तो सब्र करके आपका जितना भी मिनट का यहाँ पे जो वीडियो वीडियो बनने वाला है उसको अच्छे से देखिएगा। आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ठीक है। और कहीं पे अगर मैं बोलता हूँ कि कुछ बातें ऐसी हो गई जिसको मैं बोलूँगा कि बाद में बताऊँगा, तो ऑब्वियसली बात है उसको बाद में बताऊँगा, क्योंकि उसको यहाँ पे समझने के लिए हम लोगों के पास पूरा मतलब इन्फॉर्मेशंस वगैरह मटेरियल वगैरह नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा याद करके चलना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा ये वीडियो लगेगा, अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग उसको लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए, कूलम्स लॉ के बारे में यहाँ पे पहले बताते हैं, ठीक है। देखो, जिस तरीके से आपका जो ग्रेविटेशन लॉ था उसी तरीके से आपका कूलम्स लॉ भी था। अगर आप लोग ने क्लास 11 में अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो वहाँ पे मासेस के लिए था, यहाँ पे चार्ज के लिए। तो हम लोग इसको बताने का कोशिश करते हो, ठीक है। समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज मान लो कि आपका Q1 कोई चार्ज है ना, और Q2 कोई चार्ज है, ठीक है। पहला कंडीशन याद करना, कूलम्स लॉ अगर चार्जेस रेस्ट में होंगे तभी लगेंगे, पहला बात, ठीक है ना। और दूसरा, हमारा चार्जेस कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। ये पॉइंट को लिख लेना, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है ना। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, चार्जेस रेस्ट में होना चाहिए। और क्योंकि देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस आर रेस्ट, तो कूलम्स लॉ भी आपका चार्जेस आर रेस्ट पे ही लगेगा, ठीक है। और दूसरी जगह नहीं लगने वाला, इसलिए नहीं लगने वाला, उसका रीज़न थोड़ी देर बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पॉइंट चार्जेस मतलब समझते हो ना। पॉइंट चार्जेस उन चार्जेस को बोलते हैं, अगर मान लो कि दो चार्जेस हैं यहाँ पे रख दिया, इनके बीच का अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू उनके साइज़ का, तो हम लोग इन दोनों पॉइंट चार्जेस को हम लोग क्या कंसिडर कर सकते हैं, पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि कितना है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ बोलता है कि जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दो चार्ज के बीच में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जो मैंने स्टेटमेंट बोला ना वही लिख देना, है ना। तो वही आपका कूलम्स लॉ है, ठीक है। तो F बराबर Q1 Q2/R d का स्क्वायर, दोनों को मिला के मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर ये जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन रहता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है के को हम लोग देखो, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, के का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और के का अगर वैल्यू को देख लिया जाए तो के का वैल्यू होता है 1/4πε0, इसको हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो के के बारे में थोड़ा और हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब सुनो, हाँ, यहाँ पे कुछ बातें मैं बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शंस, जो मैंने F इक्वल टू ये निकाला हुआ है, ये म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल का मतलब समझना, ठीक है। ये आपने क्लास 11 में जब ग्रेविटेशन पढ़ा होगा वही पढ़ा होगा, कि अगर सपोज मान लो कि एक कोई सेटेलाइट है, अर्थ के इस तरफ घूम रहा है, तो सेटेलाइट भी अर्थ को इतने ही फोर्स से खींचेगा जितना कि अर्थ सेटेलाइट को खींचेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अर्थ अपनी जगह से इसलिए मूव नहीं करता क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। मास बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका मूवमेंट नज़र नहीं आता। जैसे कि आप यहाँ पे हो तो आप भी जंप कर रहे हो, है ना। तो जंप करने के बाद क्या होता है कि आप जंप कर रहे हो, जंप करने के बाद आप ही अर्थ की तरफ, ना कि अर्थ आपकी तरफ आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ का मास बहुत बड़ा है। मास बहुत बड़ा होता है, एक्सेलरेशन छोटा होगा, बहुत 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 बड़ा मास है, तो एक्सेलरेशन बहुत 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 छोटा होता है, इसलिए हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते। समझ में है ना। तो समझ में आया कि दोनों जो फोर्सेस होते हैं म्यूचुअल होते हैं, एक दूसरे को हम लोग सेम, मतलब हम लोग और अर्थ भी हमको एक ही ताकत से खींच रहा होता है, ठीक है। लेकिन मोशन हमारा सिर्फ इसलिए नजर आता है क्योंकि हम लोग का मास छोटा है, मास छोटा होगा तो एक्सेलरेशन बड़ा होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट है ना। तो मास बड़ा है तो F इक्वल, अरे यार भाई लोग समझ रहे हो ना, F इक्वल टू एम ए होता है ना। उसी तरीके से ये चार्ज एक दूसरे को मतलब बराबर फोर्सेस से खींचते हैं, एकदम बराबर फोर्सेस से, ठीक है। डायरेक्शन उल्टा होता है, उसको वेक्टर फॉर्म से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। डायरेक्शन उल्टा होता है, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। कैसे होता है मैं अभी आगे जब फोर्सेस का डायरेक्शन बताऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा समझना कि अगर मान लो कि ये बॉडी इसके ऊपर अगर फोर्स डाल रहा होगा, अगर उस फोर्स को मान लो फोर्स ऑन Q2 D2 Q1, है ना। Q1 के कारण जो फोर्स होगा उसको मैंने बोल दिया कि 10 है, तो ये जो फोर्स होगा फोर्स ऑन Q1 D2 Q2, ये भी क्या होगा आपका 10 ही होगा। समझ में आया, समझ में आया ना मैंने क्या बोला। अब ये फोर्स का डायरेक्शंस वगैरह हम लोग आगे समझते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअल होना। समझ में आया, म्यूचुअल फोर्स है। अगर दो बॉडी के बीच में फोर्स म्यूचुअल है तो मतलब कि दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स डाल रहे हैं, आया, ठीक है।
चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले के बारे में थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो के को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं या फिर कूलम्ब्स कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू आपका ये है। अब इसमें कुछ समझाने का नहीं, आपको सीधा याद रखने का है, दिमाग नहीं चलाना है इधर इधर, सीधा इसको रट्टा मारना याद रखना है अभी इसको, ठीक है। उसके बाद में जो आपका के का वैल्यू होता है आपका सीजीएस सिस्टम में 1 होता है। आप लोग क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसको आप लोग क्या करना है, सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में कन्वर्जन्स नहीं आएंगे इसलिए नहीं बता रहा मैं, ठीक है। ये इसको 1 होता है बोल के प्रूव करो, वो कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, आपको बस याद रखेंगे सीजीएस में 1 होता है इसका वैल्यू। उसके बाद में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट आ गया ना, नॉट या फिर एयर के लिए यूज़ करते हैं या फिर वैक्यूम के लिए, ठीक है। एयर या फिर वैक्यूम के लिए हम लोग इसको नॉट को यूज़ करते हैं, समझ में आ रहा है। तो कि किसके के ऊपर डिपेंड करता है, देखो ये वाला टॉपिक है ना, ये वाला टॉपिक एक अलग सा पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं, तो इसलिए उसको वहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ से यहाँ पे उतना ही पढ़ेंगे। कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ मीडियम सेपरेटिंग द चार्जेस। देखो तो के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ये तो कांस्टेंट, तो ये भी नेचर के ऊपर डिपेंड करता होगा, इसको वहीं पे समझ लेंगे, है ना। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इतना याद रखना कि आपका मीडियम पे ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये Q1 Q2 के बीच का मीडियम चेंज हो गया एयर से, अगर मान लो कि कोई दूसरा मीडियम आ गया, ठीक है ना, तो चेंज हो गया। देखो के बराबर तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये एयर के लिए होता है। जैसे यहाँ पे कोई मीडियम आ गया, एयर वाटर मान लो, तो के बराबर हो जाएगा 1/4 पाई वाटर का, समझ में आया ना, ये मीडियम का। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। और मैंने बोला कि के का वैल्यू आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस सिस्टम में उसको मेजर कर रहे हो, ऐसा सिस्टम में या फिर सीजे सिस्टम में। ऐसा सिस्टम में थोड़ी देर पहले देखा 9 × 10 का पावर 9 होता है और यहाँ पे आपका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये प्रूफ नहीं पूछेगा, याद नहीं करना आपको, बिल्कुल नहीं करना, भरोसा मान के चलो आप, ठीक है। आपको सिर्फ ये वैल्यू करनी है, आपको ये याद नहीं कन्वर्जन्स वगैरह कैसे कन्वर्ट करना है याद, इसलिए नहीं करा रहा, कभी ज़िंदगी में नहीं पूछेगा, ठीक है। बस आपको ये वैल्यू याद रखनी है, आपका काम आसान बना रहा हूँ मैं, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स अब यहाँ पे आ गया। मान लो कि ये Q1 Q2 है ना, ठीक है, Q2 ऐसे करके मैंने यहाँ पे दे दिया, थोड़ा सा समझना। या Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 बोल रहा है, तो ग्रेटर देन 0 कब होगा, या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव होता है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, या तो दोनों चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव भी क्या होता है, पॉजिटिव, सिंपल सा बात है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा समझना है, ठीक है। Q1 Q2 दो चार्ज है और दोनों चार्ज का साइन सेम है। साइन सेम होने का मतलब होगा कि ये इधर क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेम चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, या फिर नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स को हम लोग कैसे शो करते हैं ना, मैं बोलूँगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। और किस डायरेक्शन में होगा, ये इसका डायरेक्शन है इस तरफ, क्योंकि ये इसके ऊपर जब फोर्स लगा रहा होगा तो इसको क्या कर रहा होगा, रिपेल, रिपेल मतलब फेंक रहा होगा ना उस तरफ। उसी तरीके से क्या कर रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं बोलूँगा फोर्स Q1 पे जो Q2 लगा रहा है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो अपनी तरफ थोड़ी खींचेगा, फेंकेगा, क्योंकि अलग अलग है ना। तो ये ऐसा है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल हैं तो इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू, अगर ये 10 है तो ये, अगर इसका वैल्यू 10 है तो इसका भी कितना होगा, 10 होगा। डायरेक्शन उल्टा होगा, अगर डायरेक्शन उल्टा होने के कारण मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखो, क्योंकि देखो दोनों का डायरेक्शन उल्टा दिख रहा है ना, ऊपर क्लियर कट दिख रहा है, तो F21 मैं इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको और अच्छे तरीके से आगे भी जब वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया ना मैंने क्या बोला वहाँ पे, और इसका एक और ज़्यादा एक्सप्लेन करके आएगा, यहाँ पे जितना समझ आना था समझा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा, अगर मान लो Q1 Q2 अपोजिट साइन कहेंगे तो आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, जीरो से छोटा हुआ, और माइनस प्लस भी आपका क्या होता है, माइनस होता है, ये भी जीरो से छोटा हुआ, है ना। तो अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मान लो कि यहाँ पे मैंने लिखा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, है ना। इसका डायरेक्शन किस तरह का बोला, Q1 Q के ऊपर जो फोर्स डाल रहा होगा तो क्या होगा, अपनी तरफ होगा ना, है ना। ये फोर्स देखो तो Q1 Q2 के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स, Q1 Q2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा तो फोर्स किस तरफ लगाना पड़ेगा, इस तरफ ना, है ना। उसी तरीके से यहाँ से इस तरीके से फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, सेम कहानी है अभी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि म्यूचुअल है, और दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो F21 बराबर माइनस ऑफ F12,
1 2 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, सिंपल सा बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक Q1 चार्ज है जो कि ओरिजिन में, और जो Q2 है आपका इतना है जो इस कोऑर्डिनेट पे बैठा हुआ है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है Q1 पे। देखो Q1 पे निकालना पड़े या फिर Q2 पे निकालना पड़ रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आने वाला है। और जो डायरेक्शन है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, किस तरफ लगेगा फोर्स, है ना। फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमको किससे पता चलेगा, चार्ज का साइन से पता चलेगा, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि नेगेटिव नेगेटिव होगा तो अवे होगा, फिर एक दूसरे की तरफ का होगा जब अलग अलग होगा, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव होगा, समझ में है ना, दिख रहा है ना यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे की तरफ है, और यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये अवे है, एक दूसरे से अलग है, अगर सेम सेम होगा तो। ठीक है, तो इसको हम लोग करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं इसको। यहाँ पे बोल रहा है कि एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे एक है, और यहाँ पे मान लो तो इधर ये इसका कोऑर्डिनेट मान लो 3,4, और यहाँ पे आपका Q2 बैठा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 × 10⁻⁶। ठीक है, मेरे को यहाँ पे कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं पूछ रहा, ठीक है, इसलिए मैं सीधा मैग्नीट्यूड लेके चल रहा हूँ। नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे आपका Q1 है ना, जिसका वैल्यू है आपका कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो, यहाँ से अगर मैंने ऐसे लाइन खींच दिया, यहाँ पे 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ। ये तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये वाई का कोऑर्डिनेट होगा, है ना। तो पाइथागोरस से क्या आप ये 5 नहीं निकाल सकते, है ना। समझ में आ रहा ना, अगर मैं इसको ओ बोल दूँ, इसको ए बोल दूँ, तो ओ ए बराबर क्या होगा, √, यहाँ बी बोल देते हैं, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, सिंपल सा बात है। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका ओ ए बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो ओ ए बराबर 5 आ गया, तो ओ ए 5 जैसे आ गया, तो मेरा केस तो बहुत ही सिंपल हो गया भाई, है ना। तो ये वाला ऐसा केस नहीं हुआ, अब तो डायरेक्शन वायरेक्शन से कुछ मतलब नहीं है मेरे को भाई लोग, है ना। Q1 है, Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस आपका 5 है, तो आराम से निकल सकते हो। एफ बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई डी का स्क्वायर, या फिर आर का, उसको जो लेना ले लीजिए आप लोग। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा सोच के देखिए, ये क्या वैल्यू है, 9 × 10⁻9, है ना। Q1 कितना है आपका, Q1 है 2 × 10⁻6, Q2 है 5 × 10⁻6। तो ये जो फोर्स होगा ना, फोर्स कैसा नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा। देखो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव नेचर होगा ना, फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर का। तो फोर्स का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, है ना। यह फोर्स ऑन 1 /2 इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन पूछ दिया तो अट्रैक्टिव नेचर होगा, और डायरेक्शन पूछ दिया तो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन का अगर आपको निकालना है तो आपको पता है, पता कि नहीं पता है, एंगल वगैरह पता नहीं, यहाँ से कितना एंगल होगा, 4 3 3 4 5 वाला एंगल याद है आपको, अगर आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको दिखाया होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 53 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा कितना, 37 डिग्री, है ना। जो बड़ा साइड होता है, बड़ा साइड के सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, 4 3 छोटे छोटे के सामने वाला छोटा एंगल, बड़े के सामने वाला बड़ा एंगल, 53 और 37। ठीक है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 मीटर दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर, मीटर दिया हुआ ना, हाँ मीटर दिया, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 12, तो इंटू 10⁻³ ठीक, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो आराम से, हाँ। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एफ बराबर आपका इतना आ गया, क्लियर है ना। कर लेना है इसको, इतना तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अभी एरिया जगह, ओह भगवान, थोड़ा सा यहाँ पे 5 भी है ना। तो 5 5 × 25, सिंपल सा बात है। तो यहाँ क्या 5 3 × 15.56 30 × 10⁻³ न्यूटन। देखो आंसर भी निकल गया, ये 5 छूट गया था पता नहीं क्यों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि एक्सलेशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो बोल रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा आपका प्रोटॉन है। थोड़ा सा है ना, अगर एनालाइज करो, किया करो यार क्वेश्चन को, क्वेश्चन अगर एनालाइज नहीं कर पा रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाला है। ऑब्वियसली बात है कि अलग अलग चार्जेस है, एक दूसरे को खींच रहा होगा, और फोर्सेस क्या होंगे, म्यूचुअल होंगे, है ना, इस तरीके से इसको खींच रहा होगा। तो इसको मैं 1 बोल देता, इसको 2 बोल देता, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू
टू इस डायरेक्शन में, सिंपल सा, कोई भी फोर्स निकालो, दोनों में से किसी भी फोर्स को निकालो, बात बराबर है, ठीक है। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पे आपका जो फोर्स पड़ रहा है, मैंने उसको एफ बोल दिया, तो एफ का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ के Q1 Q2/r², है ना। डिस्टेंस को आर बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, r², ठीक है। और ये आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर बराबर 1.6, आर या डी ले लो आप कोई भी, आर्मस्ट्रॉन्ग बोले तो 10⁻⁻10, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1.6 में 10⁻⁻10 इंटू 1.6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डिस्टेंस इतना दिया हुआ है। और चार्ज आपको पता है, चार्ज ऑन जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है QE, और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है और QP, है ना। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आ गया। अब देखो ये जो है ना, इस पे जो फोर्स पड़ रहा है ये इतना पड़ रहा है ना। तो फोर्स इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो ये फोर्स से मोशन में आएगा, जैसे मोशन में आएगा तो ये एक्सीलरेट करेगा, तो वही एक्सीलरेशन निकालने के लिए बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन का ही एक्सीलरेशन निकालने बोल रहा है ना। तो ये फोर्स को मैं इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, इसका वो इलेक्ट्रॉन का मास है, और क्योंकि एक्सीलरेट कर रहा है तो इसका एक्सीलरेशन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन, और ये फोर्स के कारण ही ये एक्सीलरेट कर रहा है ना, तो ये फोर्स को मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूँ तो कितना हो जाएगा, देखो तो के Q1 Q2/r² इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। इसको अगर सॉल्व कर दिया जाए तो के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻, कितना होता है, 9 होता है। Q1 का आपका दिया हुआ है 1.6 इंटू 1.6, क्योंकि 2 है ना, इंटू 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, बाय आर का स्क्वायर, आर कितना दिया हुआ है, हाँ 1.6, देखो स्क्वायर ना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। तो इक्वल टू आपका दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, ठीक है, इक्वल टू ए। अगर इसको आप लोग बहुत बढ़िया से सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको ना आप इसके बराबर लेना, 9 के बराबर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है, क्योंकि देखो तो आंसर इस तरीके से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सेलेरेशन निकाल दूँ तो एक्सेलेरेशन बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ से 9 बचेगा, इधर 9 तो 10⁻⁻18 होगा, है ना। यहाँ से 9 18 और ये 9 बचा 10⁻9, और नीचे में आपका 10⁻30 बनाया गया ना, तो यह हो जाएगा 9। इसका मतलब a बराबर 10⁻⁻9 इंटू 10⁻31 आ जाएगा। तो a बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻22 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी बोले तो थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आपको FBD आता है तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ईजी है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, बहुत ईजी हो जाएगा ये, अगर आपको क्या आता है, FBD आता है तो। बोल रहा है कि 2 इंसुलेटिंग स्पेयर से छोटे छोटे वर्टिकली इस तरीके से दिखाए गए हैं, फिगर में दिखाया, तो एक का मास बोल रहा है कि 40 ग्राम है, 40 ग्राम बोले तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोल सकता हूँ 40 इंटू 10⁻³ kg, है ना। दोनों का आइडेंटिकल है ना, सेम है, हाँ दोनों सेम है, 2 इंसुलेटिंग स्पेयर, इतना इतना है, इक्वल मास है, और चार्ज भी सेम है, सब कुछ सेम इधर, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों का साइन ऑपोजिट है, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होने के कारण ही तो ये क्या है, बी हवा में है। अगर ये अट्रैक्शन नहीं होता तो बी किधर होता है, नीचे कहीं लुटू पुटू करके बैठा होता, ठीक है। और ये खींच लिया इसने, ए ने इसको खींच लिया, अलग अलग साइन हो गया, अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे बोलो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन किस तरह होगा, ऐसा होगा, फोर्स ऑन प्लस ड्यू टू माइनस, और फोर्स ऑन माइनस ड्यू टू प्लस का डायरेक्शन ऐसा होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, तो मैं इसको लिख दूँगा 15 इंटू 10⁻⁻2, दिख रहा है ना, इतने बीच का डिस्टेंस। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, मैंने पढ़ा हुआ है इसलिए मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपको ग्रेविटेशन को, मतलब ग्रेविटी को नेगलेक्ट नहीं करना है, उसको कंसिडर करना है, और बोल रहा है कि आपका इनके बीच में टेंशन निकालो। क्वेश्चन देखो, दोबारा बता रहा हूँ, 2 आपका स्पेयर है जो कि चार्ज स्पेयर है ना, ऑपोजिट चार्ज है, और उसके बाद में क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज को जब सामने एक दूसरे के, मतलब ऐसे करके हिंच कर दिया गया, इन दोनों को चार्ज करके हिंच कर दिया गया, तो ये ऐसे खड़ा हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा हो गया, है ना, अट्रैक्शन के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो उसके बाद बोल रहा है कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद में ये ऐसे करके खड़ा हो गया, सिस्टम स्टेबल हो गया, मतलब इक्विलिब्रियम में आ गया, तो उसके बाद में इनमें टेंशन कितना लगेगा, किस में टेंशन पूछ रहा है, आपका लोअर थ्रेड में टेंशन पूछ रहा है, ठीक है, कितना लगेगा, सिंपल सा बात है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका
अगर मैं थोड़ा सा क्या करूँ, लोअर थ्रेड में जो है उसका मैं एफबीडी बनाता हूँ। देखो एफबीडी आता है तो कहानी खत्म। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पड़ेगा वो ऊपर डायरेक्शन में पड़ेगा, है ना। जो आपका टेंशन पड़ेगा नीचे पड़ेगा, और वेट भी कहाँ पड़ेगा, mg। टेंशन पता है ना, जो भी बॉडी होता है बॉडी से हमेशा अवे लगता है। अगर मान लो कि एक ऐसा बॉक्स पड़ा हुआ है यहाँ से स्ट्रिंग से अटैच, तो इस स्ट्रिंग में इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में टेंशन किधर लगा, इस तरफ। अगर बॉक्स का एफबीडी बनाओगे तो टेंशन को इस डायरेक्शन बनाओगे, इस वॉल के लिए एफबीडी बनाओगे तो टेंशन के लिए इस बनाओगे, इस डायरेक्शन में बनाओगे, है ना। उस तरीके से सपोज मैंने एक बॉक्स ऐसा है, दूसरा बॉक्स ऐसा है, ऐसे करके लटका हुआ है। अगर आप क्या करते हो, इस बॉक्स के लिए एफबीडी बनाते हो तो एक टेंशन तो यहाँ से अवे नीचे की तरफ, और दूसरी टेंशन अवे, देखो बॉडी से अवे हमेशा, और इसके लिए टेंशन क्या होगा, अवे अवे, ठीक है ना। इस तरीके से होगा। तो ये हमारा जितना भी टोटल फोर्स लगना था फोर्स लग चुका है, एक टेंशन mg, और उसके अलावा कोई फोर्स नहीं है इधर, ठीक है। बाइंसी वाइंसी कंसिडर नहीं करना है हम लोगों को यहाँ पे। अगर बाइंसी करना होता तो ऊपर होता है कि ऊपर की तरफ में भी हमारा लग जाता है ना। बाइंसी अगर कंसिडर करना होता तो क्वेश्चन में लेकिन नहीं बोला, तो हम बाइंसी क्यों कंसिडर करें, है ना। तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सिस्टम में स्टेबल है तो नेट फोर्स जो ऊपर होगा अपवर्ड वाला नेट फोर्स, और नीचे वाला डाउनवर्ड वाला फोर्स बराबर होगा। इसका मतलब F बराबर हो जाएगा T प्लस mg। अगर मेरे को T का वैल्यू चाहिए, T बराबर हो जाएगा F माइनस mg। इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको सिंपल सा कैलकुलेट कर लो यार, है ना। कैलकुलेट करने में जाता है क्या आपका, कैलकुलेट अगर मैं करूँगा तो T बराबर क्या हो जाएगा, F का वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 बाई यहाँ पे D का स्क्वायर माइनस M इंटू जी। अगर वैल्यू डाल दिया जाए तो 9 इंटू 10 का पावर 9 हो जाएगा। Q1 Q2 कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 इंटू 10 का पावर -6 इंटू 2 इंटू 10 का पावर -6, ठीक है। दोनों में चार्ज सेम है, क्वेश्चन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो डिस्टेंस जो D होगा इनके बीच का जो डिस्टेंस है 15 इंटू 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मास आपका दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 40, तो 40 इंटू 10 का पावर -3 इंटू जी का वैल्यू 10, ठीक है। 10 ले लेना जी को। इसको अगर आप लोग सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें देखो दिक्कत नहीं है, हाँ आप लोग इसको पक्का सॉल्व कर लेना। अगर ये भी नहीं करे तो फिर क्या ही जेई क्या ही नीट, है ना। इसको पक्का सॉल्व करना, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, और आंसर जब आ जाएगा तो कमेंट में कर देना, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा कि सही है कि नहीं, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसका आंसर लिखा था, पता नहीं कौन से की जगह में घुस गया वो आंसर, देखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं डाल दूंगा, जिसका आया उसमें डाल दूंगा आंसर, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव आयन से 2 पॉजिटिव आयन से, तो बना लेते हैं पॉजिटिव आयन से यार, क्या ही जा रहा है इसमें, है ना। तो वो 2 पॉजिटिव आयन्स बना लेते हैं। मान लो कि एक पॉजिटिव आयन इधर है और दूसरा पॉजिटिव आयन इधर है, ये पॉजिटिव आयन है, ये भी पॉजिटिव आयन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैरिंग अ चार्ज क्यों, इसके ऊपर चार्ज क्यों है, दोनों के ऊपर चार्ज क्यों है, ठीक है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक डी दिया हुआ है, ठीक। इफ एफ इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन, सिंपल सा बात है, पॉजिटिव है, सेम सेम चार्ज है तो रिपल्शन ही होगा। बिटवीन द आयन्स, इफ एफ इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी कितना होगा। तो इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हर एक में से, मतलब किसी भी एक का निकालो, फ्रॉम ईच बोला है, क्वेश्चन समझ ना रहे भाई लोग। टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा हो तो इंटू 2 करना पड़ेगा उधर, समझ रहे हैं ना। तो बोल रहा है कि फ्रॉम ईच आयन, तो दोनों में से किसी भी एक आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिस है वो मेरे को निकालना है, सिंपल सा बात, ठीक। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगा, और ये फोर्स का आपको वैल्यू पता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आपका यहाँ पे डी का स्क्वायर, सिंपल सा बात है। तो एफ का वैल्यू तो मेरे को मिल गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज को मैं कैसे रिलेट कर सकता हूँ, क्वांटाइजेशन से, सिंपल सा बात है। इसको समझने पहले थोड़ा एक चीज़ समझना। मान लो कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है। अब मान लो कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन मिस हो गए, तो इस पर चार्ज कितना आएगा, इस पर आएगा +2 चार्ज आया। तो जितना इसके ऊपर चार्ज है उतना ही कितना क्या मिस है, इलेक्ट्रॉन मिस है, सिंपल सा बात है। और इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा उसको मैं इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिख सकता हूँ, क्वांटाइजेशन में बताया था आपको। टोटल चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बॉडी पे मान लेते हैं कि आपका जो चार्ज है n इंटू है। अब n कितना भी हो सकता है, 10 20 100 200 300 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस बॉडी पे भी जो चार्ज है n इंटू टी, तो मतलब q इक्वल टू एन ई है, इधर भी q इक्वल टू एन ई है, टोटल चार्ज इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन से आया हुआ ये, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका देखो, अगर इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन मिस हुआ होगा, 2 नेगेटिव चार्ज होंगे तो 2
आपका तो नेगेटिव बोल रहा हूँ सॉरी, 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे तो इसका मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन गए होंगे, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे F बराबर मैं लिख सकता हूँ कि Q1 के जगह में N इंटू ई और Q2 के जगह में N इंटू ई, तो N इंटू ई दो बार हो तो स्क्वायर लगा दें, ठीक है। तो D का स्क्वायर, ठीक। तो FD स्क्वायर बराबर आ गया कि N स्क्वायर ई का स्क्वायर। तो यहाँ से ई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा FD का स्क्वायर बाई के एन का स्क्वायर। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, FD स्क्वायर बाई के एन का स्क्वायर, है ना। अगर यहाँ पे अगर के का वैल्यू डाल दिया जाए तो आंसर तो आ ही जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर, बढ़िया वाला, देखो आंसर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD का स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर। एन सॉरी, यहाँ पे क्या निकालना है, एन निकालना है, ई कहाँ से निकालना है, क्या क्या गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे एन डालते हैं, ठीक है। एन यहाँ पे ई, एन यहाँ पे ई, यहाँ पे एन यहाँ पे ई, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ना कि इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा बात है यहाँ पे, तो आपका एन बराबर आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट FD का स्क्वायर बाई ई का स्क्वायर, है ना। तो ये वाला अगर ऑप्शन मिलता हुआ जुलता हुआ कौन सा दिख रहा है आपको, तीसरा, मैंने टिक मार के रख दिया उधर। तो ठीक है, हमारा आंसर आ गया, समझ में आया ना। तो यहाँ पे देखा होगा, अगर कोर कंसेप्ट के बारे में बात करो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन, और दूसरा हमारा क्वांटाइजेशन के कूलम्ब्स लॉ एंड क्वांटाइजेशन का यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक। तो बोल रहा है कि कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। तो पॉइंट चार्जेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, तो चार्जेस रेस्ट में हो गए तभी तो कूलम्ब्स लॉ लगेगा ना। अगर चार्जेस मोशन में आ गया तो वहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, सिर्फ उसके अलावा भी दूसरा फोर्स इन्वॉल्व होगा। तो हम लोगों को क्या होगा, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक चाहिए, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए है, क्यों, कौन, देखो सुनो, अगर आप लोग आगे जाके पढ़ोगे तो आगे जाके और अच्छे से लॉरेंस फोर्स पढ़ोगे तो हमको पता है कि अगर कोई एक चार्ज है ना, चार्ज अगर मोशन में आता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आ जाता है, क्या आ जाता है, मैग्नेटिक हो, FM या फिर FB से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो कि चार्ज मोशन में, एक चार्ज इधर है, एक चार्ज है, एक चार्ज मान लो कि इसके रिस्पेक्ट नहीं वाला चार्ज क्या कर रहा है, मोशन में आ रहा है। तो इसके कारण इसके ऊपर जैसे मोशन में आएगा ना तो आपका मैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, है ना। और क्योंकि हमारा ये चार्ज है तो चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आएगा। इसको हम लोग लॉरेंस फोर्स में पढ़ेंगे, तो नेट बराबर फोर्स बराबर क्या होगा, FE प्लस FB, है ना। तो नेट फोर्स इज नॉट ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक बट इज ऑल्सो ड्यू टू बाइंस फोर्स के, बाइंस फोर्स सॉरी, ये आपको कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे नेट फोर्स दो फोर्स के कारण है, तो मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ किसके चाहिए लिए फोर्स चाहिए, हमको चार्जेस जो रेस्ट पे है उसके कारण फोर्स चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स चाहिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आपका कूलम्ब्स लॉ लगता है ना। या आपका ये मैग्नेटाइजेशन वाला केस नहीं है, सिंपल सा बात है। तो इसलिए कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट, मोशन में नहीं। मोशन में आएगा तो दूसरा फोर्स भी आएगा, दूसरा फोर्स आएगा तो नेट फोर्स में उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण जो फोर्स निकलना चाहिए नेट फोर्स, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा तभी कैलकुलेट किया जाता है जब चार्जेस रेस्ट पे होता है। अगर मोशन में आ गया तो मैग्नेटिक फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट फोर्स जो निकाल रहे हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिर्फ वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, दूसरा फोर्स भी होगा, ठीक है। नेट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इट गिव्स आइडिया अबाउट हाउ, देखो मतलब कि इंटरेक्ट करना, किस तरह के चार्ज इंटरेक्ट करें, दोनों के बीच में फोर्स है, फोर्स नहीं है, क्या वो बॉडी न्यूट्रल है या फिर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो सब के बारे में वो बताया जा रहा है, ठीक है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है फोर्स और म्यूचुअल, म्यूचुअल के बारे में मैंने थोड़ा ऊपर एकदम लंबा चौड़ा सा लेक्चर दे दिया था, ठीक है, ऊपर में। अब बोलते हैं नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। देखो ये डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन के हिसाब से कर सकते हैं, कैसे करना वो मैं तुमको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझना, हाँ। अगर मान लो कि कोई एक बॉडी है, वो ऐसा एक्सटेंडेड बॉडी है ना। और यहाँ पे पूरा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्सटेंडेड बॉडी है, कंटिन्यूस चार्ज है ना। एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी है, यहाँ पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। और मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट पे एक चार्ज है जिसका चार्ज का वैल्यू Q है। इसके कारण ये दोनों रेस्ट पे है, रेस्ट पे एकदम रेस्ट पे। तो यहाँ इन दोनों के बीच में अगर मेरे को फोर्स निकालना होगा तो थोड़ा सोचो, ये वाला इसके कंपैरिजन में ये जो आपका इनके बीच का जो, एक्सक्यूज़ मी, इनके बीच का जो डिस्टेंस है
वो थोड़ी ना यार, ये तो दोनों डिस्टेंस और इसका साइज़ तो कंपेरेबल हो गया ना। तो इसका मतलब है कि पहला बात, कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए लगता था, ये पॉइंट चार्ज रहा नहीं, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कंपेरेबल और साइज़ का कंपेरेबल हो गया। दूसरा, अगर मैं क्या करूँ, पॉइंट चार्ज इसको मैं बहुत सारे पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर दूँ, उसके बाद मैं निकालने के लिए कोशिश करूँ, देखो ये भी तो एक तरीका है मेरे पास, है ना, क्योंकि मैंने इसको कंटिन्यूस बॉडी को क्या करता पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन थोड़ा देखना, हर एक पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस क्या डिफरेंट डिफरेंट है, बहुत सारे लाखों करोड़ यहाँ पे चार्ज में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, डिस्टेंस अलग अलग है। अब दूसरा बात, हर फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा, मतलब कि फोर्स के डायरेक्शंस अलग, डिस्टेंस अलग, और उसके बाद में पॉइंट चार्ज नहीं रहा, तो इसके कारण क्या होता है कि इसको निकालना बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जब हायर एजुकेशंस वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे हो सकता है आपको कोई तरीका इससे मिल जाए, ठीक है, निकालने का, लेकिन अभी आपको यहाँ पे नहीं निकालना। तो अगर किसी ने पूछा कि हम लोग क्या कंटिन्यूस बॉडी में कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, अगर वो सिमेट्रिक होगा, और वहाँ पे हम लोग क्या कैसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को यूज़ करके। लेकिन अगर बॉडी कॉम्प्लेक्स होगा तो हम लोग उस वक्त नहीं कर सकते, सिंपल सा बात है, वो आपको हायर में पढ़ना है। और सिंपल बॉडी का, जैसे कि सिलेंडर हो गया, जैसे कि आपका एक रॉड हो गया, जैसे कि आपका रिंग हो गया, वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे केसेस आने वाले, ठीक है, तो वहाँ पर टेंशन नहीं लेना। तो किसी ने पूछा कि क्योंकि हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते कंटिन्यूस में, बोलेंगे कंटिन्यूस बॉडी को इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते, कंटिन्यूस बॉडी आपका क्या नहीं है, पॉइंट नहीं, चार्ज नहीं है, और उसका डिस्टेंस के बीच में, उसका साइज़ और उसका डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा, कंटिन्यूस और पॉइंट चार्ज के बीच में डिस्टेंस होगा, कंपेरेबल हो जाएगा। उसके बाद में बोलेंगे कि अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे, अगर कंटिन्यूस बॉडी को बहुत छोटे छोटे पॉइंट में पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करने के बाद में हम लोग ने नेट फोर्स निकालने की कोशिश किया, तो बहुत सारे फोर्सेस आ जाएंगे, बहुत सारे डायरेक्शंस आ जाएंगे, अलग अलग डिस्टेंस हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बोला है वैलिड व्हेन चार्जेस आर रेस्ट, सिंपल सा बात है, अगर मोशन में आ गया तो आपका कौन सा फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगा, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या आ जाएगा, आपका एरर आ जाएगा, मतलब गड़बड़ी आ जाएगा। नेट फोर्स में देखो, नेट फोर्स अगर मोशन में आ जाएगा तो नेट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा, और नेट फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। लेकिन मेरे को नेट फोर्स सिर्फ किसके कारण चाहिए, चार्जेस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण चाहिए, है ना। तो अगर सपोज मानो ये नेट फोर्स आपका 100 है, अगर तो ये 50 होगा, तो ये भी तो कितना बचा, 50, तो ये लेके चला गया ना, तो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ पाएगा, सिंपल सा बात है। नॉट वैलिड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, क्यों, इसलिए क्योंकि एटॉमिक लेवल पे आपका न्यूक्लियर फोर्स आ जाता है। न्यूक्लियर फोर्स आने के कारण क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके कोई मायने नहीं रहते, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स का वैल्यू बहुत 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 बड़ा आता है एज़ कम्पेयर टू आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। वैलिड इन वैक्यूम एयर और होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मिक्सचर, इस पॉइंट को कृपया संभाल करके रखना, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग परमिटिविटी पढ़ेंगे तो ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बोलेगा वैलिड इन वैक्यूम होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मिक्सचर, होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मिक्सचर होता है कि मतलब होता है कि अगर सपोज मान लो Q1 है और Q2 है, इनके बीच में मीडियम में वेरिएशन नहीं आएगा, मीडियम एक जैसा रहेगा पूरा, उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस या फिर आइसोट्रोपिक मीडियम। समझ में आया ना। यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे मैंने एयर डाला, फिर यहाँ पे मैंने वाटर डाला, फिर यहाँ पे मैंने कुछ मतलब केरोसिन वगैरह कुछ डाल दिया, कोई ऑयल डाल दिया, है ना, तो अलग 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 आपके मीडियम नहीं आने चाहिए, ठीक है। मीडियम में अगर वेरिएशंस आएंगे तो क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग करेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, ठीक है। लेकिन अगर सिंगल मीडियम रहेगा तो उसको निकालने का तरीका, परमिटिविटी के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग सीख जाएंगे उसको, तो टेंशन नहीं लेने का उधर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ओनली एप्लीकेबल वेयर इनवर्स स्क्वायर क्या होता है, होल्स ट्रू, सिंपल सा बात है। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर का स्क्वायर, तो मतलब ये क्या है, इनवर्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं ना, इसलिए तो हो रहा है। यहाँ पे लिखा है कि कहीं वहीं एप्लीकेबल होगा जहाँ पे इनवर्स स्क्वायर लो, अगर ये नहीं होता तो नहीं हो पाएगा। देखो ये कहाँ नहीं होता है, डिस्टेंस जब बहुत बड़ा हो जाता है ना, या फिर डिस्टेंस बहुत छोटा, थोड़ा सा डिस्टेंस हुआ था तो हम लोग ने ऊपर देखा था ना, और अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता है तभी ये वैलिड नहीं रहता, क्योंकि बीच में क्या होता है कि बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। अगर Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस बहुत 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 बड़ा है ना, Q1 यहाँ है और Q2 बहुत दूर है, तो इसमें वेरिएशंस आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसको ना एक्चुअली में अगर समझे ना, तो यहाँ पे ना क्या आता है कि आपका रिलेटिविटी का कंसेप्ट वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। रिलेटिविटी का कंसेप्ट वगैरह आ जाता है, फिर उसमें रेडिएशन का कंसेप्ट वगैरह आ जाता है, तो वो सब में हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैं जो बोल रहा हूँ उतना रखो, आपका भी टाइम सेव होगा। तो ओनली एप्लीकेबल वेयर इनवर्स स्क्वायर लॉ होल्ड्स ट्रू।
तो लिमिटेशन में 5 लिमिटेशंस है, 5 लिमिटेशन को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। कभी कभी आप लोगों को ये थियोरेटिकल पार्ट में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ टोटल चार्ज क्यू इज़ ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स। मान लो कि बोल रहा है कि आपका दो टोटल चार्ज है, क्यू को 2 पार्ट में बांट दिया गया है ना, क्यू को 2 पार्ट में बांट दिया गया, Q1 और Q2 में, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपका एंड दे आर प्लेस एट डिस्टेंस आर, तो Q1 इधर है और Q2 इधर है, इनके बीच में डिस्टेंस आपका आर डिस्टेंस पे इसको रख दिया गया, क्या बोला कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम विल ऑकर। बोला दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब Q का वैल्यू इतना होगा, Q का वैल्यू इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, मतलब इनमें से कौन सा Q कितना कितना रखे तो फोर्स मैक्सिमम होगा। देखो मैक्सिमम मिनिमम फोर्स निकालने के लिए हम लोग के पास में एक तरीका है मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट। अगर मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो मतलब आपको ये आता है, समझ आया, नहीं आता तो नहीं आता, सिंपल सा बात है। मैक्सिमम मिनिमा में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसको जीरो के साथ कंपेयर करते हैं, करने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह निकालते हैं, है ना। अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है तो डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको अच्छी तरीके से ना क्लास 11 में सिखाया होगा आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना, नहीं सिखाया तो कुछ समय बाद में मैथमेटिकल टूल्स पे मैं कुछ वीडियो डालूंगा, उस पर आप लोग देख लेना, ठीक है। लेकिन जितना चाहिए मैं उतना यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो फोर्स निकाल लो। फोर्स बराबर आ जाएगा कि Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक। जैसे जैसे इनके बीच का देखो, इन ये चार्जेस है ना, जैसे जैसे चार्ज अलग अलग क्या बोलता है वैल्यूज़ आएंगे चार्ज के, इन दोनों में अलग अलग वेरिएशन आएगा, 10 होगा, 5 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ऐसे करके मतलब बटेगा। तो वैसे वैसे एफ़ चेंज होगा। तो एफ़ इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये और ये तो कांस्टेंट है ना। क्वेश्चन में बोल दिया ये तो कांस्टेंट ही है, और क्वेश्चन बोल देगा एकदम फिक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दिया है ना। तो एफ ये वेरिएबल है ना, तो ये 3 चीज़ वेरिएबल है, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एफ बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इस साइड में मेरे को क्या करना है, एक वेरिएबल लेके आना है। क्यों, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो 2 वेरिएबल होंगे, तो 2 वेरिएबल का डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल टर्म में करते हैं। अगर 2 वेरिएबल आ गए तो ऐसे देखो सुनो, अगर मैथ्स अगर आपको अच्छे से आता है तो मान लो कि डी वाई डी एक्स है ना, और यहाँ पे मैंने u और v ले लिया, और u भी किसी चीज़ का भी फंक्शन हो सकता है ना। तो तब क्या होगा कि आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन में दिक्कत होने लगेगा, हम लोग को उसके अंदर जाना पड़ेगा वैल्यू निकालने के लिए, है ना। तो इसलिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल को क्या करना है मेरे को डिफरेंशिएट करना है, तो सिंगल वेरिएबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, समझ में आया। तो अगर इसको मैं करूँ तो क्या हो जाएगा यार, u डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस v डी यू बाई डी एक्स, है ना। अगर ये और ये मान लो x का फंक्शन है तो बहुत ही बल्ले बल्ले बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मान लो कि ये दोनों अलग अलग है, किसी और चीज़ के फंक्शन है तब दिक्कत होगा आपको, समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए क्या करना है हमको, जब भी हम लोग डिफ्रेंशिएट वगैरह करते हैं तो हमारा काम रहेगा कि हम लोग इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाले। सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रिलेशन दे दिया है कि Q1 को बांटा गया है Q1 और Q2 के पार्ट में, ठीक है, 2 पार्ट में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे देखो तो F बराबर क्या हुआ कि Q1 Q2 को मैं बांट सकता हूँ ना, Q2 बराबर लिख सकता हूँ मैं Q माइनस Q1, है ना। आप दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब क्या करो, बोल रहा है कि फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, Q1 के ऊपर। तो Q1 वेरिएबल है तो उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको। सिंगल वेरिएबल में आ गया, उसे डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कि देखो मैक्सिमम मिनिमा निकालने का तरीका भी बता रहा हूँ। ये था सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, ठीक है, उसके जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। अब इसको डिफरेंशिएट किया जाए तो के बाई आर स्क्वायर तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा के बाई आर का स्क्वायर कांस्टेंट, Q1 माइनस Q1 का स्क्वायर, ठीक है। तो Q तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, Q1 को अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डी क्यू का 1 Q1 के रिस्पेक्ट में कर रहा है। और Q1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता हूँ तो 2Q1 हो जाएगा, है ना। अगर नहीं समझ में देखो, एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स मतलब 1, डी वाई डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x, है ना। नंबर आगे आ जाता है, पावर 1 घट जाता है डिफरेंशिएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को क्या करना है, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, 0 के साथ, ठीक है। ये सारे स्लोप टेंजेंट का खेल है। अब यहाँ पे मैं बताने वाला नहीं हूँ, वो आप लोग क्या करोगे जब मैं इसका वीडियो डालूंगा वहाँ पे देख लेना आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे देखो सुनो यार, ये क्या बात करते हैं, देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स किसको शो करता है, मतलब चेंज इन वन कंडीशन, मतलब किसी स्लोप को शो कर रहा है। स्लोप 0 कब होता है, देखो ऐसा या फिर ऐसा,
है ना। ऐसे का मतलब क्या हुआ, ऐसे का मतलब है कि टेन थीटा आपको, है ना, थीटा इक्वल टू क्या हुआ, आपका 0 डिग्री हुआ। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। टेन थीटा 0 मतलब 0, है ना। तो यहाँ पे टेन थीटा 0, तो मतलब क्या होता है कि जहाँ पे स्लोप होता है, अगर मान लो कि एक ग्राफ ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे रैंडमली ऐसे जा रहा है, तो जहाँ जहाँ पे आपका स्लोप 0 होता है, मतलब टेन थीटा जहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट आता है कि नहीं, दिख रहा है ना। ये ग्राफ यहाँ पे क्या दिख रहा है, मिनिमम है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, सिंपल सा बात है ना। तो इसलिए क्या किया जाता है, मैक्सिमम मिनिमा को, मैक्सिमम और मिनिमा का जो पॉइंट्स है उसको निकालने के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के बाद 0 के साथ कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। अब ये आर स्क्वायर जाके उधर 0 हो गया, ठीक है, के भी जाके 0 हो गया, तो इधर की इस तरफ क्या बचा भाई, इस तरफ हमारा बचा, अरे क्या हो गया, हाँ, क्यू माइनस 2q1 इक्वल टू 0 बचा। तो q बराबर 2q1 हो गया, इसका मतलब q1 बराबर हो जाएगा q बाई आपका 2 आ जाएगा। अगर देखो q1 बराबर q बाई 2 है, तो q2 भी बराबर क्या होगा, q बाई 2 ही होगा ना। इसका मतलब जब चार्ज q1 बराबर q बाई 2 है, जब चार्ज q2 बराबर q बाई 2 है, तब दो बॉडी के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। तो यही तो पूछा है। अगर सपोज़ मान लो कि यहाँ से अगर मान लो कि इस पार्ट से हमारा दो वैल्यू आता, Q1 का दो वैल्यू आते हैं, क्या आते हैं, दो वैल्यू आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, डी एफ बाई टी क्यू का 1 का स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट्स के वैल्यूज़ को यहाँ पे कुछ आता ना, इधर पुट कर देते। पुट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, जो वैल्यू है उसका साइन चेक करते हैं। अगर सपोज़ मान लो कि ये ग्रेटर देन 0 होता, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता, और ये लेस देन 0 होता तो पॉइंट ऑफ क्या हो जाता, मैक्सिमम, है ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आया तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। Q1 मान लो कि दो वैल्यू आया, एक छोटा Q1, दूसरा Q1 पे सपोज मान लो कि यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने, इसको और एक बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद Q1 का वैल्यू जो भी है उसको अगर यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, यहाँ पुट करने के बाद मान लो कि वैल्यू जो आया वो नेगेटिव आया, नेगेटिव, समझ में आया ना मैं क्या कर रहा हूँ, आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि अगर नेगेटिव आने का मतलब है कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन 0। अगर लेस देन 0 होगा तो वो जो पॉइंट है Q1 क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। वहीं पे अगर सब वो डालने के बाद में ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब है कि वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आपका मैथमेटिकल टूल्स में आपको टीचर लोग ने भी स्कूल में सिखाया होगा, ठीक है। सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस भी सिमिलरिटी है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में। ये थोड़ी देर पहले बताया, दोनों किसको करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दोनों बोथ एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग सेंटर्स, मास, ये दोनों मास है, ले लो यहाँ से देखो, मास 1 मास 2 का सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं। उसी तरीके से Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 के पे क्या होगा, आपका सेंटर से होगा, ठीक है। समझ में आया ना। उसके बाद में सिमिलरिटी, डिफरेंस तो बताया, सिमिलरिटी बताया, डिफरेंस बताता हूँ। देखो दो चार्जेस होते हैं, चार्जेस अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कहीं पे जो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो अट्रैक्शंस होता है, रिपल्शंस होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हो गए तो क्या होगा, अट्रैक्शंस होगा। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस, क्योंकि चार्जेस में वेरिएशंस आते हैं, है ना। तो इसी के कारण क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, या तो रिपल्सिव या तो अट्रैक्टिव होते हैं। मास तो आपका सेम है, सिंपल सा बात है ना। तो ये मास आपका हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, मास के बीच में जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। समझ में है ना। मास नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, मास मास, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और हम लोग ने थोड़ी देर पहले देखा हुआ है उसको, ठीक है। उसको और अच्छे तरीके से जब हम परमिटिव पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि F बराबर के Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर होता है, कि सॉरी Q1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। और एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी होता है जो मीडियम का डिपेंड करता है। जब ये मीडियम का ये करेगा तो इसका मतलब F भी करेगा, है ना। अब ये इंडिपेंडेंट है मीडियम के ऊपर, है ना। इसका मतलब है कि अगर M1 M2 के बीच में अगर आप फोर्स कैलकुलेट करते हो, जुपिटर में करो, मार्स में करो, अर्थ में करो, इनके बीच में जो फोर्स होगा, क्या होगा, फोर्स होगा, वो निकालने का तरीका सेम होगा, हमेशा ये होगा कि G m1 m2/r का स्क्वायर, हमेशा ये होगा, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर मीडियम चेंज कर दिया गया तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/ε0 हट के क्या आ जाएगा, मीडियम का आ जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे ये होगा। यहाँ पे जो g है, g हमेशा वही रहेगा, कोई वेरिएशंस नहीं आने वाला, ठीक है। सिंपल सा बात है यहाँ पे।
हाँ, या तो हम लोग ने क्या सीखा, हम लोग ने ये सीखा कि जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो रिपल्सिव अट्रैक्टिव दोनों नेचर का होता है। ये आपका हमेशा अट्रैक्टिव नेचर होगा क्योंकि मास में वेरिएशन नहीं आता है, चार्ज में वेरिएशन आता है, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन मीडियम, ये आपका चार्ज डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर, है ना। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो चार्ज के ऊपर मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, और इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। सिंपल सा बात है। देखो और अच्छे तरीके से समझेंगे बाद में, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि एफ ई इज मच मच ग्रेटर देन एफ जी। इसको ना हम लोग, आप लोग क्या करना है, क्वेश्चन लो। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। मान लो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे दो चार्ज है, दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ले लेना, और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये कूलम। क्लियर है ना मैंने क्या बोला? तो इतना है। ये मैंने चार्ज दे दिया, मास दे दिया, इनके बीच का डिस्टेंस ले लो 1 मीटर, एकदम सहूलियत के लिए। अब क्या करना, आप निकालना एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, के Q1 Q2/r का स्क्वायर, है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना, है ना। क्या बोलता है, G m1 m2/r का स्क्वायर। ठीक है। तो ये दोनों निकाल के अगर आप लोग देखोगे ना तो आपको ये मिलेगा कि एफ ई इज़ मच मच ग्रेटर देन एफ ई। पक्का करके देखना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है, उसको आप पक्का करके देखना। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे इतना ही लग रहा है मेरे को, तो इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग प्रिंसिपल सुपरपोजिशन और जो आपका कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस का रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 3-4 आपके चार्जेस वगैरह आ जाएंगे, है ना। उसके बाद में हम लोग क्लास 11 के जो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह है कूलम्ब्स लॉ में, वो भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो में क्या क्या और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसको थोड़ा बताना मेरे को। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए जो आप लोगों का सजेशंस वगैरह है, एडवाइस वगैरह है, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो तो आप अगर कुछ सजेस्ट करोगे तो मैं उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू।